बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, लेंज़ेस लॉ को हमने डिस्कस किया, जिसके ज़रिए हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डायरेक्शंस वगैरह वो डिस्कस की। फिर हमने एसी जनरेटर को देखा। तो आज हम दो और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं, जो कि हैं म्यूचुअल इंडक्शन और ट्रांसफार्मर। ये दोनों इंटर रिलेटेड हैं, आपको दोनों को अच्छे तरीके से समझना है ताकि आपके जो कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर रहें और आप फिर इनके बारे में अच्छे तरीके से जो है वो लिख सकें। सबसे पहले हम देखते हैं कि म्यूचुअल इंडक्शन क्या होती है। द फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन वन कॉइल ड्यू टू चेंज ऑफ करंट इन अ नेबरिंग कॉइल इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, अब इस जिस तरह वर्डिंग से है मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। देखें, एक कॉइल में चेंज इन करंट हो और उसकी वजह से चेंज इन फील्ड हो, वो फील्ड जब नेबरिंग कॉइल में पास हो उसमें से चेंज हो तो उसमें करंट इंड्यूस हो जाए। ठीक है, द फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन वन कॉइल ड्यू टू चेंज ऑफ करंट इन द नेबरिंग कॉइल इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। सपोज सिस्टम ऑफ, अब इसको जरा हम एक्सप्लेन करते हैं। सपोज द सिस्टम ऑफ टू कॉइल्स ए एंड बी प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, तो कॉइल ए इज कनेक्टेड टू अ बैटरी, a switch, while a sensitive galvanometer is connected to the coil B, जिसे हम सेकेंडरी coil कह रहे हैं। We observe that as soon as the switch of the coil is closed, the galvanometer shows momentary deflection। जैसे हम इसको क्लोज करेंगे तो थोड़ी सी डिफ्लेक्शन शो होगी। उसकी वजह यही है कि इसमें जो है वो करंट इंड्यूस्ड होगा। ओके, इसकी अब थोड़ा सा इसको फर्दर डिस्कस करते हैं। सिमिलरली व्हेन द स्विच इज ओपन, जैसे ही स्विच को ओपन करेंगे मतलब कनेक्शन ख़त्म करेंगे, द galvanometer again shows a डिफ्लेक्शन, बट दिस टाइम इट्स डायरेक्शन इज अपोजिट टू दैट ऑफ द प्रीवियस केस। हाँ जी, अब जैसे ही हम उसको ओपन करेंगे, मसलन करंट को बंद करेंगे, रोकेंगे, तो उस वक्त भी डिफ्लेक्शन तो शो होगी, लेकिन उल्ट डायरेक्शन में। वी कैन एक्सप्लेन दीज ऑब्जर्वेशंस यूजिंग फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। व्हेन द स्विच ऑफ कॉइल इज क्लोज्ड, current begins to flow in the coil due to which magnetic field is developed। अब जिस तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में देखा था कि जैसे ही जो है वो हमारे पास करंट बिगिन होता है इन कॉइल ए में, जिसकी वजह से फील्ड डेवलप होती है। सम ऑफ द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑफ दिस फील्ड स्टार्ट पासिंग थ्रू द कॉइल बी। इसमें से कुछ जो फील्ड लाइंस है कॉइल बी से भी गुजरेंगी। Since current is changing in the coil A, hence number of field magnetic lines of force across the coil B also changes, due to which current is induced in the coil B in accordance with law of Faraday। अब देखें, A में क्योंकि फील्ड लाइंस चेंज होती हैं तो वो P में से भी पास हो रही हैं, उसमें से भी चेंज होती हैं, और चेंज होने से आपको पता है फिर प्रोड्यूस हो ही जाता है हमारे पास करंट। ओके, When current in the coil A becomes steady। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हमने स्विच को थोड़ी देर के लिए ऑन करके छोड़ दिया तो करंट क्या हो जाएगा, स्टेडी हो जाएगा। नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स अक्रॉस द कॉइल ए आल्सो बिकम कांस्टेंट। अब फील्ड लाइंस भी कांस्टेंट हो गई। देयरफॉर देयर इज नो मोर चेंज इन द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स थ्रू द कॉइल बी, ड्यू टू व्हिच इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल बी रिड्यूसेस टू जीरो। अब चूँकि उसमें से चेंज ही नहीं हो रही तो उससे जो करंट है ना, जो इंड्यूस होने वाला, वो भी ज़ीरो हो जाता है। सिमिलरली इसी तरह मैं स्विच ऑफ द कॉइल ए इज ओपन, जैसे ही कॉइल ए का स्विच ओपन होता है, द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट स्टॉप्स एंड इट मैग्नेटिक फील्ड रीचेस टू जीरो। अब करंट रुक गया, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई, ज़ीरो हो गई। द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स थ्रू द कॉइल बी डिक्रीजेस। अब बी में क्या होगा, उससे भी पास होने वाली फील्ड लाइंस भी ज़ीरो हो जाएंगी, उससे भी करंट जो है एक बार तो इंड्यूस होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, और जैसे वो फील्ड लाइंस रुक जाएंगी तो फिर करंट भी रुक जाएगा। अच्छा, ये हम म्यूचुअल इंडक्शन को अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। वैसे तो ये लॉन्ग में भी आ जाता था और शॉर्ट के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उससे हम टॉपिक जो है वो समझने लगे हैं ट्रांसफार्मर वाला। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे तरीके से समझना है आपने। लॉन्ग क्वेश्चन है ये। ट्रांसफार्मर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच इज़ यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज द वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज। सिर्फ वोल्टेज की बात होगी और वो भी अल्टरनेटिंग। बच्चों, अब देखें, हमने जैसे पहले अभी पढ़ा है कि जब तक फील्ड लाइंस चेंज नहीं होंगी तब तक हम जो है वो म्यूचुअल इंडक्शन नहीं करवा सकते, ऐसे है ना। और डीसी करंट की वैल्यू क्या आती है, फिक्स, और फिक्स वैल्यू पे तो फील्ड लाइन चेंज नहीं होगी, इसलिए सिर्फ एसी करंट पर ही ट्रांसफार्मर ऑपरेट करते हैं, डीसी पर ऑपरेट भी नहीं करते। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन।
अब आपको इसके प्रिंसिपल पता चल गया म्यूचुअल इंडक्शन। इसके यूजेस क्या हैं? वैसे तो यूजेस हम एंड पर लिख सकते हैं, ठीक है ना। यूजेज ऑफ ट्रांसफार्मर इज कॉमन बिकॉज दे चेंज वोल्टेज विद रिलेटिवली लिटिल लॉस ऑफ एनर्जी। इन फैक्ट मैनी ऑफ डिवाइसेज इन आवर होम सच एज गेम सिस्टम्स, प्रिंटर्स एंड स्टीरियोज यूज ट्रांसफार्मर फॉर देयर वर्किंग। बच्चों इसके अलावा और बहुत सी चीज़ें हैं, मसलन हमारे जो मोबाइल या लैपटॉप के चार्जर्स हैं, एसी वगैरह या टीवी वगैरह के स्टेबलाइजर्स हैं। वैसे टीवी वगैरह से उनके अंदर बिल्ट इन ट्रांसफार्मर्स होते हैं जो वोल्टेज को कम करते हैं, क्योंकि इनपुट वोल्टेज सारा तो नहीं यूज़ करते ना वो डिवाइसेस। ओके, उसकी थोड़ी हम कंस्ट्रक्शन देखते हैं। ट्रांसफार्मर हैज़ टू कॉइल्स इलेक्ट्रिकल इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर बट वाउंड अराउंड द सेम आयरन कोर। ये कॉइल्स एक दूसरे के साथ डायरेक्ट वायर के कनेक्शन में नहीं है, लेकिन ये जो कोर है ना, इसके ऊपर दोनों को वाउंड किया गया है, ठीक है। वन कॉइल इज कॉल्ड प्राइमरी, अदर कॉइल इज कॉल्ड सेकेंडरी। नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द प्राइमरी कॉइल इज कॉल्ड प्राइमरी, और सेकेंडरी को हमने एनपी और एनएस कह दिया। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है बच्चों, इस कोर का मतलब ये नहीं है कि ये यहाँ से करंट लेकर जा रही है, नहीं, ये इंसुलेटेड है। कॉइल और कोर आपस में इंसुलेटेड है, बस ये फील्ड लाइंस को जो है वो यहाँ तक पहुँचाती है। एक किस्म का ये ऐसा कह लें कि आप मैग्नेट का काम करती है, ठीक है। ओके, उसके बाद बच्चों हमने वर्किंग देखनी है इसकी, जो अगली हेडिंग में वर्किंग की है। व्हेन द प्राइमरी कॉइल इज कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ एसी वोल्टेज द चेंजिंग करंट क्रिएट्स अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। देखें, चेंजिंग करंट है, मैग्नेटिक फील्ड भी चेंजिंग पैदा हुई है, which is carried through the core to secondary coil। अब यहाँ से आगे फील्ड कैसे गई? कोर के जरिए। इन द सेकेंडरी कॉइल द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस एन अल्टरनेटिंग ईएमएफ। इससे जो सेकेंडरी कॉइल में अल्टरनेटिंग ईएमएफ पैदा हो गया। द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल कॉल्ड द सेकेंडरी वोल्टेज वीएस इज प्रोपोर्शनल टू द प्राइमरी वोल्टेज, ठीक है। जितना प्राइमरी वोल्टेज ज़्यादा होगा उतना सेकेंडरी पर proportional होगा ना, ज़्यादा होगा। द सेकेंडरी वोल्टेज आल्सो डिपेंड्स अपॉन द टर्न रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द सेकेंडरी कॉइल टू नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द प्राइमरी। इनके रेशियो पर भी डिपेंड करती है। वोल्टेज रेशियो और करंट रेशियो बराबर होती हैं, इसे ट्रांसफार्मर फार्मूला कहते हैं। बच्चों इसकी आप अलग से हेडिंग भी बना सकते हैं ट्रांसफार्मर फार्मूला की। वी ओवर वी पी इज इक्वल टू एन एस ओवर एन पी। इसमें एन एस और एन पी है हमारे पास सेकेंडरी और प्राइमरी के टर्न्स, और वी एस और वी पी हैं प्राइमरी और सेकेंडरी के वोल्टेजेस, ठीक है बच्चों। अब हम ट्रांसफार्मर के बारे में उसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग पढ़ चुके हैं। अब हम उसकी टाइप्स पढ़ते हैं। टाइप्स की अलग हेडिंग ले लेनी है। स्टेप अप और स्टेप डाउन दो टाइप्स होती हैं। इफ द सेकेंडरी वोल्टेज इज लार्जर देन द प्राइमरी वोल्टेज द ट्रांसफार्मर इज कॉल्ड स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इसमें देखें, आप इस तरह भी इसको डिफाइन कर सकते हैं कि इफ द नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द सेकेंडरी इज लार्जर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल इट इज कॉल्ड अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर। देखो बच्चों, प्राइमरी पे कम टर्न्स हैं और सेकेंडरी पर ज़्यादा है, तो इसने वोल्टेज को भी 100 से कितना कर दिया है, 400, ठीक है। ओके, स्टेप डाउन क्या है? इसका उल्ट हो जाएगा। सेकेंडरी पर टर्न्स कम हो जाएंगे, प्राइमरी पर ज़्यादा, और वोल्टेज जो प्राइमरी पर है उसके मुकाबले में सेकेंडरी पर कम हो जाएगा। आइडियल ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, लास्ट हेडिंग है। ये शॉर्ट में लादस भी पूछा जा सकता है, क्या आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होता है? एन आइडियल ट्रांसफार्मर द इलेक्ट्रिकल पावर डिलीवर्ड टू द सेकेंडरी सर्किट इज इक्वल टू द पावर सप्लाइड टू द प्राइमरी सर्किट। एन आइडियल ट्रांसफार्मर डिसिपेट्स नो पावर। जितनी पावर इनपुट पर देंगे आउटपुट पर उतनी मिल जाएगी और ये ज़ाया नहीं करेगा। एंड फॉर सच ट्रांसफार्मर वी कैन राइट पी पी इज इक्वल टू पी एस, वी पी आई पी इज इक्वल टू वी एस आई एस, ठीक है। अब देखें, जितनी हमने पावर प्राइमरी पर दी सेकेंडरी पर उसके इक्वल है। जस्ट ये आइडियल के केस में एक्चुअली जो रियल ट्रांसफार्मर उनमें थोड़ी बहुत पावर डिसिपेशन होती है, क्योंकि मशीन्स जो है वो 100% एफिशिएंट होती ही नहीं है। ओके, प्राइमरी के लिए अब पावर का फार्मूला P इज इक्वल टू वी आई, आपको अगर याद हो इलेक्ट्रिकल पावर का फार्मूला इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था ऑनलाइन लेक्चर्स के दौरान, तो वी आई के इक्वल होता है। अब P के लिए हम दोनों के साथ V के साथ भी P लिखेंगे और I के साथ भी P लिखेंगे, और सेकेंडरी के लिए इसी तरह उनके साथ सेकेंडरी आ जाएगा, ठीक है। इससे बच्चों हम करंट और वोल्टेज का रिलेशन भी देख सकते हैं। इसको देखें ज़रा, यहाँ पर स्टेप अप में पहले करंट क्या था, 10 एम्पेयर था, लेकिन वोल्टेज तो बढ़ गया, करंट कम हो गया। उनका प्रोडक्ट तो सेम रह गया ना, जितनी पावर आइडियल ट्रांसफार्मर को दी थी 1000 वाट, वह हमें आउटपुट पर भी उतनी मिल रही है। ये देखिए, इधर भी 2000 दी थी, 2000 ही मिल रही है, लेकिन इसमें वोल्टेज कम किया तो करंट बढ़ा दिया, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर की आपको वर्किंग, उसकी कंस्ट्रक्शन वगैरह की सारी समझ आ गई। इसकी जो हेडिंग्स वगैरह हैं ये सारी आपने इसी तरह ही बनानी है, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर इक्वेशंस वगैरह आपको पता होनी चाहिए।
और आपको पता होना चाहिए किस तरह ये म्यूचुअल इंडक्शन और ट्रांसफार्मर आपस में रिलेटेड है। इस काम को जो है वो अच्छे तरीके से तैयार करें और इनके कंसेप्ट को अपने माइंड में लिखें और जो आपको होमवर्क मिला है वो कंप्लीट करें। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।